बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा मून हमारी अर्थ के चक्कर लगाता रहता है, तो कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि ये चक्कर लगाते लगाते अर्थ के अंदर ही गिर जाए? या कभी ऐसा क्यों नहीं होता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सब सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते लगाते सब सन में ही क्यों नहीं चले जाते? तो बच्चों, आज हम लोग इन्हीं कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे और आज के कुछ हाइलाइट्स हैं। मतलब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बच्चों ग्रेविटी के बारे में जानने वाले हैं, है ना। ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी से शो करते हैं, ये कैपिटल जी है। इसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। बच्चों, अभी हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको लिख दो कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखते हैं इसको, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ ही साथ स्मॉल जी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार स्मॉल जी क्या है। तो स्मॉल जी को हिंदी में हम लोग गुरुत्वीय त्वरण या इंग्लिश में कहें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे और हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में, डिफरेंस क्या होता है। इसी के साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि फ्री फॉल क्या होता है और ढेर सारे इसी तरीके के टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। और स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटी के बारे में कुछ समझते हैं। बच्चों, इसके लिए अगर आप चाहें तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया ही होगा। पतंगे उड़ाना भाई देखो सबको पसंद है, तो जितना ज़्यादा पतंगे उड़ाना पसंद है उतनी ही ज़्यादा कटी हुई पतंगे पकड़ने का भी हम लोग शौक़ रखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक लंबा सा धागा लेते हैं, उसमें आगे एक पत्थर को बांधते हैं और कुछ इस तरीके से नचाते हैं। तो हम लोग आज वहीं से शुरू करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझ। जब पत्थर नचाते हैं जिस समय, उस समय पत्थर एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित दूरी होती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से खड़े हुए हैं, थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हैं लेकिन कुछ नहीं, खड़े हैं बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से। और हाथ को यूँ ऊपर करके हम लोग एक पत्थर नचाते हैं, कुछ इस तरीके से, घूम जाओ भाई, हाँ इस तरीके से, थोड़ा भागा हुआ है, ठीक। पत्थर नचाते हैं। तो पत्थर नचाने पे क्या होता है बच्चों, आप देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर लगभग जो हमारा पत्थर है वो क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है ना, और एक फिक्स्ड पाथ में ही मोशन कर रहा है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? तो बच्चों, एक बल वर्क करता है जिसको हिंदी में हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी वजह से ही ये पत्थर जो है इसके चारों तरफ घूम रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है इस पत्थर के लिए अगर देखें तो ये धागा इसको इतनी दूरी के बाहर जाने नहीं दे रहा है और ये धागा ही है जो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करके इसको चारों तरफ घूमने में हेल्प कर रहा है। लेकिन क्या हो ना बच्चों, क्या हो अगर ये धागा बीच से टूट जाए, हाथ से छूट जाए या इस धागे से ये पत्थर खुल जाए? तीन कंडीशंस हो सकती हैं। या तो भाई धागा बीच से टूट सकता है, टूटेगा नहीं तो हाथ से छूट सकता है, छूटेगा भी नहीं तो क्या होगा, पत्थर टूट सकता है। तीनों कंडीशंस पॉसिबल हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हुई तो क्या होगा, क्या तब भी पत्थर ऐसे ही सर्कुलर पाथ में ही गति करेगा, सर्कुलर पाथ में ही मोशन करेगा? ये सवाल पैदा होता है। तो बच्चों, ऐसा नहीं होगा। अगर ये टूटा या छूटा या ये पत्थर धागा छोड़कर भागा तो तीनों ही कंडीशन में जो पत्थर है वो अपने सर्कुलर पाथ को छोड़कर और इस तरीके से इस सर्कुलर पाथ की टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी और इस स्ट्रेट लाइन में ये मोशन करता हुआ सीधा निकल जाएगा, ठीक है ना। यही कुछ फोर्स वर्क करता है जिसकी वजह से हमारा मून हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, कभी अर्थ के अंदर नहीं गिरता है और ना ही कभी उसके पाथ को छोड़ करके जाता है, और मतलब ऑर्बिटल को छोड़ करके जाता है। और यही फोर्स है जो हमारे सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते रहते हैं, उसको छोड़ करके कहीं भी नहीं भागते हैं, ठीक। ये तो बात हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरीके से स्फेरिकल नहीं है,
ठीक है ना, कुछ कुछ ओवल शेप्ड है। ठीक, हमारी जो ये अर्थ है, ठीक है ना, इस तरीके से अर्थ जो है हमारी, इसके चारों तरफ जो हमारा मून है वो चक्कर लगाता रहता है। किसकी वजह से? इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो अभी हम लोगों ने उस पत्थर वाले एग्जांपल से समझा, वही फोर्स है जो हमारे मून को हमारी अर्थ की ऑर्बिट से दूर नहीं जाने देता है और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए मजबूर करता रहता है। या ये कहें कि पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है और चंद्रमा भी पृथ्वी को अपनी तरफ आकर्षित करता है और ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। अभी मैंने बच्चों आकर्षित का नाम लिया कि पृथ्वी और चांद एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों कहानी कुछ इस तरीके से है कि जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि ग्रेविटी की जो डिस्कवरी है वो हमारे एक ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन सर ने की है, ठीक है ना। और वो भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से ये वाली कहानी पढ़ी हुई है कि न्यूटन सर अपने बागीचे में बैठे हुए थे और ऊपर से एक सेब गिरा, एक एप्पल गिरा और फटाक से न्यूटन सर को ये ख्याल आया कि आखिरकार एप्पल जो है वो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, है ना। अगर पेड़ से टूटता तो वो ऊपर भी जा सकता था, अर्थ की तरफ ही क्यों गिरा, है ना। इस सवाल ने न्यूटन सर को बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो एप्पल है ये अर्थ की तरफ अगर गिर रहा है, कि एप्पल अगर अर्थ की तरफ गिर रहा है या कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ गिर रही है, इसका मतलब उसमें एक फोर्स वर्क कर रहा है ना। एक फोर्स है अर्थ के अंदर जो एप्पल को अपनी तरफ खींच रहा है, अपने से बाहर नहीं जाने दे रहा है। फिर उस पर जब उन्होंने फर्दर रिसर्च की तब उन्हें पता चला कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। सेम यही फोर्स वर्क कर रहा था एप्पल और अर्थ के बीच में। इसी फोर्स को न्यूटन सर ने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया, ठीक है ना। किसका नाम दिया बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया, ठीक। किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग सभी चीज़ों में लगता है, जैसे हमारे और अर्थ के बीच में भी लगता है। और न्यूटन सर का कहना यह है कि सभी ऑब्जेक्ट्स पर लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो अब हम लोग जो अपनी अगले टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक से आपको ये चीज़ और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अगला टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल GRAVITATIONAL ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको बच्चों हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। अभी हम लोगों ने बताया था ना कि हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में समझेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। इसको समझने के लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दो बॉल्स हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, जो एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए हैं। एक दूसरे से कैसी दूरी पर रखे गए हैं? d दूरी पर रखे गए हैं। और ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अरे भाई, अब न्यूटन से गलत तो नहीं होंगे ना। उन्होंने कहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, तो हाँ भाई करता है। हम इतने बड़े ज्ञाता तो नहीं है कि कहने नहीं करता है ना। इसीलिए हमने ये बात मान ली कि वर्क करता है। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए हैं, ठीक है। समझ में आ रही बच्चों इतनी बात कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखे गए हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि एक फोर्स वर्क करता है, ठीक है। ये m1 मास है, ये m2 मास है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब जब m1 और m2 मास की दो चीज़ें हैं जिनकी बीच की दूरी d है, तो हम लोगों को ये बताना है कि जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है दोनों के मास का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। m1 और m2 की मल्टीप्लिकेशन के बराबर फोर्स लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, जो फोर्स होता है वो बीच की दूरी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और वो भी कैसा, जो बीच की दूरी होती है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दो बातें हमको निकलती हैं इस फिगर को देख करके कि पहला
जो फोर्स है वो इन दोनों के मासेस का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के बराबर होगा, और दूसरी बात उनके बीच की दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वही पुराना काम, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, 1 एंड 2 से सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया बच्चों, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन होगा। देखो बच्चों मैं बोल रहा हूँ प्रोपोर्शनल, लगा दिया इक्वल का साइन, है ना। आप लोग ऐसी गलती ना करें भाई, मुझसे कभी कभी हो जाती हैं। तो क्या है, f प्रोपोर्शनल हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस को देखेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट में क्या है, m1 और m2 हैं, सेकंड में क्या है, d स्क्वायर है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके आगे अगर हम लोग लिखें तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर अब इसको इरेज करके हम लोग आगे लिखेंगे। इसके आगे क्या हम लोग लिखेंगे कि जो फोर्स F है, अब इक्वल का साइन लगाया बच्चों, ठीक, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा G, और ये हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वो r होता है d स्क्वायर, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यहाँ d क्या है, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच की दूरी है, m1 m2 क्या है, ऑब्जेक्ट्स के मास हैं, f क्या है, इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, और g क्या है, g हमारा कांस्टेंट है। इसको हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या यही प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ही तो है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है हमारा, g है, यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बच्चों क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या, g इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब g की वैल्यू कितनी होती है, तो बच्चों g की वैल्यू भी फाइंड की गई थी, तो g की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। सॉरी, अब जब मैंने इनवर्स का साइन लगा दिया है तो प्रति हटा देते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। दोनों ही यूनिट ठीक हैं, और ये कैसी यूनिट है भैया, ये दोनों ही यूनिट SI यूनिट हैं, है ना। कैसी यूनिट हैं, ये दोनों ही G की SI यूनिट हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर लो, फिर हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसके आगे की कहानी हम लोग जानते हैं। हम लोग ये बात समझ चुके हैं, ठीक है, कि G की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। बच्चों एक साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश, CAVENDISH, हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने सेंसिटिव SENSITIVE, इन्होंने सेंसिटिव बैलेंस का यूज़ करके, सेंसिटिव बैलेंस का मतलब होता है एक तराजू होता है सेंसिटिव बैलेंस, ठीक है ना, उसको इंग्लिश में सेंसिटिव बैलेंस कहते हैं। सेंसिटिव बैलेंस का यूज़ किया और फाइंड कर ली, G की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11, ठीक। तो ये नाम आप याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि आखिरकार कैपिटल G की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 होती है, तो ये फाइंड किसने की, तो आप नाम बता देंगे कि हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड की थी, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग अपनी अगली हेडिंग पढ़ेंगे कि फ्री फॉल क्या होता है ना। और फ्री फॉल पढ़ने से पहले हम लोग इस कैपिटल G के कुछ इम्पोर्टेंस जानते हैं कि आखिर इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो इसकी ये है कि ये हमें अर्थ से जोड़े रखता है। अगर कैपिटल G ना हो तो हो सकता है कि हम लोग भी हवा में फ्लोट करते नज़र आएँ, जैसे कि स्पेस में फ्लोटिंग होती रहती है चीज़ों की। आपने देखा होगा ना, स्पेस क्राफ्ट में आपने कई बार देखा होगा वीडियोस में कि सब लोग हवा में तैरते नज़र आते हैं। तो सेम ऐसी ही सिचुएशन अर्थ पर भी हो सकती है अगर कैपिटल G ना हो। तो ये इसका पहला इंपॉर्टेंस है कि ये हमें अर्थ से जोड़े रखती है, इट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ठीक है। सेकंड्स क्या, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड
इसका सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर कैपिटल जी ना हो तो हमारा चांद भी हमें छोड़ के चला जाएगा, है ना, चंदा मामा दूर चले जाएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। ये कैपिटल जी ही तो है, ये कैपिटल जी ही तो है जो चांद को अर्थ के चारों तरफ घुमाता रहता है, ठीक है ना। और ये कैपिटल जी की ही वजह से सारे ग्रह, कैपिटल जी की वजह से ही सारे ग्रह सन के चारों तरफ मोशन करते रहते हैं, उन्हें छोड़ करके कहीं नहीं भागते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 2-4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं या 2-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं समझो कैपिटल जी के लिए, जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं कि आखिरकार ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक। अब हम लोग अपनी अगली हेडिंग पढ़ेंगे फ्री फॉल। वैसे मैंने पहले स्मॉल जी का लिखा हुआ था लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है ना। स्मॉल जी हम लोग फ्री फॉल से समझेंगे, पहले हम लोग फ्री फॉल को समझेंगे कि आखिरकार फ्री फॉल क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं मुक्त पतन। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे मुक्त पतन। क्या होता है मुक्त पतन? अब मान लो कोई चीज़ किसी दूरी से गिराई जाए, ठीक, मान लो किसी छत से कोई चीज़ अगर फेंकी गई है नीचे की तरफ, ठीक, तो वो कैसे है, वो फ्री फॉल गिर रही है। क्यों? क्योंकि वो नीचे गिर रही है, उस समय उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग 0 के बराबर लग रहा होगा, ऐसा मेरा कहना है। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, चलो मान लेते बच्चों कि अभी हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। वो भी किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगभग सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, इसका मतलब वो कैसी है? वो फ्री फॉल कर रही है, ठीक है ना। वो क्या कर रही है? वो फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉल की बात बच्चों आपको समझ में आ गया। अब हमारी अगली हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ, ऐसे लिखो, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, है ना। तो अभी हम लोगों ने एक इक्वेशन फाइंड की थी कि F इज इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये फाइंड की थी ना। अब इसमें हम लोग कुछ समझते हैं। देखो स्मॉल जी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या है, मान लेते हैं कि जो फोर्स है वो किन दो पिंडों के बीच में लग रहा है, किन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट हम खुद हो गए और एक हमारी अर्थ हो गई, ठीक है ना। तो अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए हम आज खड़े हुए हैं अर्थ पे, वरना हवा में घूम रहे होते, ठीक। तो हमने मान लिया कि m1 जो है वो क्या है, अर्थ का मास है। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट m1 इज अर्थ मास, अर्थ मास, और इसको हम लोग कैपिटल M से शो करेंगे। और m2 क्या है? m2 है ऑब्जेक्ट्स मास, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मास, इसको हम लोग स्मॉल m से अब शो करेंगे, ठीक है। और d क्या है? d को हम लोग लिख सकते हैं कि ये अर्थ की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है ना, अर्थ की रेडियस है। इसको हम लोग कैपिटल R से शो करेंगे, अभी नहीं, हम लोग आगे इसको शो करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर अब हम लोग ठीक करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर, इतना मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक चीज़ पहले पढ़ी थी कि जो F होता है यानी कि फोर्स होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू होता है ma, जहाँ पर a क्या है, एक्सेलरेशन होता है। हम लोग एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g से रिप्लेस कर देंगे, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वी नो, हम जानते हैं, हम लोग जानते बहुत कुछ है बच्चों लेकिन बताते कुछ नहीं है। जानते हैं हम लोग कि F इज इक्वल टू होता है mg, इट्स इक्वेशन सेकेंड। अब लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। बच्चों थोड़ा सा जल्दी यहाँ चलाएंगे इसलिए क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, वरना आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। जब F इज फ्रॉम 1 and 2 करते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर है। अब डी स्क्वायर को हम लोग कैपिटल R स्क्वायर कर लेंगे, जहाँ पर R क्या है, यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में, चूँकि R इज रेडियस ऑफ
अर्थ। बच्चों अर्थ की रेडियस इतनी ज़्यादा है, हम लोगों की रेडियस वो क्या लेगा, है ना। हम लोग हैं तो अर्थ के सरफेस पे ही, इसीलिए हम लोगों ने डी को आर से डी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बन करके आई। इसमें हम लोग m से m को कर देंगे कैंसिल, तो आ जाती है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं इरेज करके। ठीक, अब क्या लिखेंगे, अब बारी है इस इक्वेशन 3 में सारी वैल्यूज़ को पुट करने की। हमें स्मॉल g की वैल्यू चाहिए, कैपिटल G की वैल्यू अभी हम लोगों ने लिखी थी 6.673 लिखा था। अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो 6.673 को हम लोग 6.7 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स, है ना, -2 इसकी पावर हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो हो गई कैपिटल G की वैल्यू। अब m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, अभी हम लोगों ने लिखा ना अर्थ मास। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये क्या हो जाती है, हमारी मास हो जाता है अर्थ का। अब हो जाएगी अर्थ की रेडियस r की वैल्यू हो जाएगी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ठीक है ना। ये अर्थ की रेडियस है। नीचे वाला बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, छोटी सी बात है ना। लीजिए आप, अच्छा 1 मिनट नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए ऊपर से इरेज करता हूँ धीरे धीरे, है ना। बच्चों जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी देख देख कर लिखने की, आप अपने आप ही इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब हमारे पास इक्वेशन थी स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को g की वैल्यू मिल जाएगी। इस फॉर्मूले में फटाफट से सारी वैल्यू लिख देते हैं। g की वैल्यू है 6.7 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन R स्क्वायर कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है ना। ये और इसका भी कैसा स्क्वायर। जब हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो g की वैल्यू आती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारी g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यही हम लोग सवालों में इस्तेमाल करते हैं, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। आज के लिए बच्चों मैं सोच रहा हूँ इतना ही वीडियो काफ़ी है। आगे की बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। चलिए यहाँ पर लिखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हम लोगों ने जी के बारे में जाना है। ठीक, जी के बारे में क्या जाना है कि जी की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 इसकी पावर, ठीक है ना, किलोग्राम की पावर -2। और स्मॉल जी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली है, ये है 9.8 इंटू 10 की इसमें 10 की पावर कहाँ से आएगी भाई, ये है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब हम लोगों ने बात किया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बच्चों ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ये बल है, क्योंकि देखो इसमें न्यूटन आ रहा है ना। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये है स्मॉल जी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना। ये क्या होता है, सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। ये किस त्वरण से खींच रही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा नहीं। अच्छा दूसरी बात, जी की इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोगों ने इस पर भी बात की थी। तो जी की पहली इंपॉर्टेंस यही है कि वो हमारे प्यारे प्यारे चंदा मामा को हमारी अर्थ के चारों तरफ ही घूमने पर मजबूर रखता है, ताकि वो चंदा मामा कहीं भी हमें छोड़ करके ना जाएं। दूसरी चीज़, जितने भी प्लैनेट सोलर सिस्टम में हैं वो सभी ग्रेविटी की ही वजह से ही तो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तीसरी चीज़, सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से अर्थ पर ज्वार और भाटा आते रहते हैं, है ना। इसके अलावा पृथ्वी पर हम लोग आज बिल्कुल सरफेस से चिपक के खड़े हैं इसी जी की वजह से। ना होता जी तो हम घूम रहे होते हवा में, है ना। और स्मॉल जी के बारे में तो आपको सारी कहानी लगभग पता ही है, मैंने फिर से आपको एक बार बता दी है कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके आगे की बात बच्चों हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया होगा, अभी मैं इसको काट पीट कर थोड़ा सा छोटा भी करूँगा, है ना। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।